मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 12 हिंदी के लिए। और इसके पहले अभी आपने देखा था, हमने एक वीडियो बनाया था कक्षा 10 हिंदी के लिए और हमने उसमें एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, किस नंबर से में कौन सा क्वेश्चन आता है और कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ लें कि उतने में आपका अच्छा स्कोर हो जाए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी में कि आपको किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है और आपको करना क्या है उसमें। आज उसकी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने ही समान बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो को प्रेषित करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखें, सुने, समझें और अच्छा स्कोर गेन करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 के लिए है और उसका विषय क्या है? उसका विषय है हिंदी। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में भी हिंदी का बहुत बड़ा स्थान होता है। स्कोर को गेन करने में, परसेंट को बनाने में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसी प्रकार कक्षा 12 में भी ये हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं लेकिन जब एग्जाम आता है तब उनकी हवा निकल जाती है। लेकिन आज आपके सामने मैं ये जो वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 40, 45 मिनट, 50 मिनट, जितने मिनट का वीडियो बनेगा, कोई लंबा तो बनेगा ही, विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात एक असीमित ऊर्जा का आप आभास करेंगे, एहसास करेंगे। और अगर आपने हमारे बतानुसार तैयारी कर ली, अभी भी कोई बहुत समय नहीं बीता है, 7 दिन 6 दिन बचे हैं, अच्छी तैयारी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में मेरे पास एक ये मॉडल पेपर भी है, इसकी भी सहायता हम लेते रहेंगे समय समय पर। तो देखिए, जो पहले 2 क्वेश्चन आते हैं, जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है गद्य खंड के इतिहास से। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है पद्य खंड के इतिहास से। और ये दोनों क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर में, 5-5 नंबर में। ये बहुविकल्पी होते हैं। बहुत सारे वीडियो जिस समय चल रहे हैं यूट्यूब पर कि पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, परेशान मत होइए। यूपीएमएसपी हमने भी देखा हुआ है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है ये जो 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकता है शुरू में 20 हो जाए और बाकी इस बार जो व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे आपको लास्ट में वो सब ऑप्शनल मिलेंगे। अनेकार्थी शब्द, शुद्ध अशुद्ध, संधि, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो जो बोल रहे हैं पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, आप परेशान मत होइए। उनके बहकावे में, झांसे में बिल्कुल नहीं आना है आपको। तो बच्चों, ये जो पहले 2 क्वेश्चन आते हैं वो गद्य खंड के इतिहास से और पद्य खंड के इतिहास से आते हैं। अब बात ये आती है कि इनको तैयार कैसे किया जाए। तो बहुत आसान चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब चूंकि साल भर नहीं पढ़े हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए, आपकी किताब में गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उनके लेखक और लेखिका हैं, पद्य खंड के जितने चैप्टर्स हैं उनके कवि और कवयित्री हैं। आपको उन सभी के लिखे हुए जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपकी किताब में, सबके पास हिंदी की किताब होगी और शुरू में गद्य खंड के भी क्वेश्चन दिए गए हैं और पद्य खंड के भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शनल। आपको उनको याद करना है। याद करना मतलब रैपिड पढ़ना है। लगभग 350 क्वेश्चन होंगे, आपको उन 350 क्वेश्चन को तैयार करना है और लगभग 50-55 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे चैप्टर से। तो 400-425 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, छोटा छोटा ऑप्शनल क्वेश्चन। उनको आपको रैपिड पढ़ना है एक तरीके से। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हो और जब परीक्षा में आता है और वही 4 ऑप्शन सामने आते हैं तो अचानक माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है और सही
आंसर पर आपकी निगाह चली जाती है, क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे अपने करने हैं। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है गद्यांश पर आधारित। गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर में। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 गद्यांश दिया जाता है, जैसे एक गद्यांश ए दिया गया अथवा करके दूसरा गद्यांश बी दिया गया। बात को बहुत समझिएगा, या तो आप इसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए, 2 में से, अथवा का मतलब है 2 में से एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है ना। तो या तो इसको करिए या तो इसको करिए। और एक गद्यांश दिया जाता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसका संदर्भ लिखो। तो संदर्भ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आप लिख दीजिए, काम खत्म। ये है आपका वो संदर्भ। और कवि या लेखक जो भी हो और पाठ के नाम को आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर क्वेश्चन आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या करें। तो जिन कुछ ऐसी लाइनें होती है जिसको अंडरलाइन किया जाता है, तो उस अंडरलाइन का आपको व्याख्या करना पड़ेगा। तो जो उसमें लिखा है अंडरलाइन में, जितने पर रेखा खींचा गया है, उसको हूबहू उतार दीजिए कुछ अपने शब्दों को जोड़ते हुए। और उसमें ज्यादा परेशानी, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर जी हम गद्यखंड की व्याख्या कैसे करें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको बड़े आसान से, बड़ी इजीली मेथड से उसको आप कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात इसमें यह आती है कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें जिससे हमारा काम बन जाए, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है अशोक के फूल। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है भाषा और आधुनिकता। बस साथियों, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने गद्यखंड में। इनकी कहानी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और इनकी जब कहानी आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ये हम समय समय वीडियो भी देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी बफरिंग करने लगता है। तो मात्र इन 3 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन होता है वो पद्यांश से आता है। पद्यांश पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको ए अथवा बी 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो पहला वाला करो या तो दूसरा वाला करो। होता क्या है, इसमें आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ती है, और ये जो क्वेश्चन आता है ये भी आपको 10 नंबर दे करके जाता है। ये भी आपको 10 नंबर दे करके जाता है। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संदर्भ इसमें भी पूछा जाता है, इसमें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब बहुत आसान होता है, क्योंकि इनका सबका आंसर उसी में छिपा रहता है। बशर्ते आपको उनका अर्थ आना चाहिए, हिंदी उनकी व्याख्या आनी चाहिए, जो आपको हमारे इस YouTube चैनल पे कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनी है और संस्कृत दिग्दर्शिका की प्लेलिस्ट अलग बनी है। जो हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत दिग्दर्शिका है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, वहां से आप जाकर के इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है वो भी बताना बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो उनको भी आप नोट करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। पहला है पवन दूतिका, दूसरा चैप्टर है नौका विहार, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा चैप्टर है श्रद्धा मनु, और चौथा चैप्टर है कैकेयी का अनुताप। बस साथियों, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ऑप्शन में होता है तो इन चारों में से एक क्वेश्चन ऑप्शन में जरूर रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइएगा। तो 4 चैप्टर्स ये ऑप्शन में जरूर रहेंगे, कोई ना कोई एक रहेगा, तो उसका आपको बढ़िया व्याख्या करनी है। और इन सब की वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, वहां जाकर आप
पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको लिंक भी प्रेषित कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन वीडियोस की लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारा जो 5वां क्वेश्चन आता है वो लेखक का साहित्यिक परिचय पूछता है हमसे, कवियों का परिचय पूछता है, और वो हमको उससे मिलते हैं 5 नंबर। लेखक परिचय, लेखक परिचय ये हमको देता है 5 नंबर। अब इसमें जितना पूछता है उतना ही बताना है। साहित्यिक परिचय पूछेगा तो आपको उनका जीवन परिचय लिखना है, रचनाएं लिखनी है, भाषा और शैली लिख देनी है, बस और कुछ नहीं लिखना है। फिर इनको आप याद कहां से करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम आ गया है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक में बड़ा बढ़िया दिया है, वहां से आप याद कर लीजिएगा। तो और याद कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको याद करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 1। नंबर 2 है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। नंबर 3 है एक रेड्डी जी हैं, नंबर 3 एक रेड्डी जी है। 5 नंबर ये आपको देगा, ठीक है ना। 6वां जो क्वेश्चन आता है वो आता है कवि परिचय का, वो आता है कवि परिचय का, ठीक है ना। ये भी आपको दे के जाता है 5 नंबर। अब इसमें किसको आपको याद करना मैं बता देता हूं आपको। एक तो आप याद करिए मैथिली शरण गुप्त जी को, दूसरा याद करिए महादेवी वर्मा जी को, तीसरा याद करिए अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय, ठीक है। और चौथा आपको याद करना है, चौथा आप याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद। बस ये 4 याद कर लीजिए, इन 4 में से एक ऑप्शन में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो गद्य खंड का इतिहास हो गया, पद्य खंड का इतिहास हो गया, गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गया, पद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गया, लेखक परिचय हो गया और कवि परिचय हो गया। अभी तक हम 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 नंबर के बारे में आपको बता चुके हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसको आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है, इसको आप लोग नोट भी करते चलें, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1, 2, 3, 4 और 5। तो माफ करिएगा, ये जो 6वां क्वेश्चन हमने लिखा था ये 5वें का खा है, इसमें का खा होता है, ये 5वें का है। अब हम 6वां क्वेश्चन में आते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा है, याद रहे ये परीक्षा का पेपर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इसमें आपके किताब में कथानक है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, शिवानी, ये सारे हैं। उसमें से आपको मैं बता रहा हूं किसको पढ़ना है। एक तो आपको याद करना है पहला ध्रुव यात्रा, दूसरा पढ़ लीजिए बहादुर, इन्हीं दो को पढ़ लीजिए और ये आपको देके जाएंगे 5, ये भी आपको 5 नंबर देंगे। इनकी कहानी आप किताब से सिर्फ कहानी पढ़िएगा, याद मत करिएगा। इनकी कथा वस्तु पूछ लेता है संक्षेप में, तो पूरी कहानी अगर आपको पता रहेगी तभी आप इसको लिख पाएंगे। तो आपको ध्रुव यात्रा और बहादुर ये सिर्फ 2 पढ़ लीजिए, ये सभी ऑप्शन में रहते हैं, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर, बहादुर अथवा पंचलाइट, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में से एक ऑप्शन में 110% रहेगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूं। 7वां क्वेश्चन, अब इसमें खंडकाव्य पर आधारित क्वेश्चन आता है। बहुत सारे खंडकाव्य लिखे होते हैं, तो प्यारे साथियों आपको उसमें ढूंढना होता है, जो आप में खंडकाव्य है वो है आलोक वृत्त।
आलोक वृत्त। और इस आलोक वृत्त में है क्या, ये भी आपको देके जाता है 5 नंबर। आलोक वृत्त में है क्या, महात्मा गांधी। इसमें है महात्मा गांधी। आपकी किताब में ये दिया गया है, बहुत सारे खंड का आप दिए रहते हैं, लेकिन सिर्फ आपको आलोक वृत्त पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। आलोक वृत्त में महात्मा गांधी की कहानी है। आपको महात्मा गांधी कहानी अच्छे से पढ़ लेनी है। पहला क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है कि आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो उसकी कथा वस्तु पूरी कथानक आपको संक्षेप में लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन कहेगा आलोक वृत्त खंडकाव्य के अनुसार महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण बताइए। तो आपको महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण याद करना पड़ेगा। तो आप उनका चरित्र चित्रण याद करने से अच्छा है आप पूरी कथानक एक बार पढ़ लें, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। और चलिए महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण याद करने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 हेडिंग याद कर लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और हम जिस प्रकार मेहनत से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मेहनत भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम, आप लोग इसको नोट भी करते रहे। अब बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अभी तक हम पढ़ रहे थे खंड का, अब हम पढ़ेंगे खंड खा। अब हम खंड खा पढ़ेंगे। तो खंड खा में जो 8वां क्वेश्चन होता है, 8वें का का, 8वें के का में जो क्वेश्चन आता है वो अब आता है संस्कृत दिग्दर्शिका से। तो संस्कृत दिग्दर्शिका में इसमें भी ऑप्शन होता है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश से, ध्यान रहे, ये हमको देके जाता है 7 नंबर। तो पहला क्वेश्चन गद्यांश से रहता है और उसमें भी ए अथवा बी, ए अथवा बी, ए में भी गद्यांश रहेगा और बी में भी गद्यांश रहेगा। कोई एक गद्यांश को आपको करना पड़ेगा, उसका संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है साथियों। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत दिग्दर्शिका के दूसरे पाठ संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है। चैप्टर के नाम को अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद उसका आपको लिखना है अनुवाद, फिर अनुवाद करके हेडिंग डाल के पूरा आपको अनुवाद छाप देना है। इसकी भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसकी लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका जो संदर्भ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काव्य खंड और गद्य खंड का भी आपको संदर्भ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काव्य खंड का पूरा एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि सर जी कौन कौन से हमको ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से हमको गद्यांश पढ़ने हैं। तो अब चलिए उसी की बारी है। एक बात ध्यान रहे साथियों कि ये जो विश्लेषण हो रहा है बहुत सटीक और सधा हुआ विश्लेषण हो रहा है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस मेहनत से आपके लिए प्रयत्न करके इस वीडियो को बना रहे हैं, सारी चीजों को स्टडी करके बना रहे हैं, 10 साल का साल देख करके बना रहे हैं, तो उससे निश्चिंत रहिए। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो 30% रेड्यूस है उसको भी ध्यान में रखा गया है। एक एक क्वेश्चन का, एक एक टॉपिक का विधो विश्लेषण कर रहे हैं हम। इसको अगर एक वीडियो को अच्छे से देख करके और क्वेश्चन बैंक के सारे तैयार कर लेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 90+ आएगा, अगर हैंडराइटिंग आपकी सही है तो। और 24 मार्च को पेपर देने के बाद जब पेपर दे के आइए तो शाम को 24 मार्च को या फिर 25 मार्च को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर 100 नंबर में जितना आपने कहा तो उसमें से कितना क्वेश्चन आया। तो बात करता हूं गद्यांश कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है संस्कृत भाषाया महत्वम, पहला। दूसरा चैप्टर, आपको जो दूसरा चैप्टर पढ़ना है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, महामना मालवीय। फिर एक तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, और वो तीसरा चैप्टर कौन सा होना चाहिए, वो तीसरा चैप्टर संस्कृत भाषाया महत्वम हो गया, महामना मालवीय हो गया। और देखिए आपकी किताब में एक चैप्टर और है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ।
इसका भी संपूर्ण वीडियो संस्कृत दिग्दर्शिका प्लेलिस्ट में उपस्थित है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इधर वाला हिस्सा आपको पहले साफ करके आगे बढ़ता हूं, फिर देखते हैं। साथियों, इस वीडियो को देख करके, और सारा मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। सारा मटेरियल जो व्याकरण की चीजें हैं उनकी परिभाषा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आपको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस बाहर से आपको आलोकवृत्त, खंडकाव्य, जीवन परिचय, चरित्र चित्रण ये पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश की कहानी किताब पढ़नी पड़ेगी। गद्य और पद्य का इतिहास जो है आपको वही पढ़ना पड़ेगा वहां से। बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं 8वें के खा नंबर में। इसमें पद्यांश से संबंधित आता है। संस्कृत में उसको श्लोक बोलते हैं। यह भी 7 नंबर देके जाता है। इसमें भी ए अथवा बी रहता है। तो प्यारे साथियों, इस बार जान करके खुशी होगी कि इस बार श्लोक का सिर्फ एक ही चैप्टर है। सुभाषित रत्नानि, मात्र एक चैप्टर है, समझ लीजिए एक ही चैप्टर है। सिर्फ एक ये चैप्टर है और आपको सिर्फ इसमें करीब 15 श्लोक हैं। उन 15वें श्लोक को आपको पढ़ना है। यह भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसी 15 श्लोक में से ये दोनों श्लोक आएंगे। एक श्लोक मदन मोहन मालवीय के चैप्टर में है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी से 8वां में 2 आएंगे। कोई एक आपको करना रहेगा, कोई एक आप कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। यह भी आपको 7 नंबर देकर के जाएगा। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें में 9वां का जो क्वेश्चन है वो संबंधित होता है मुहावरा और लोकोक्ति। ये आपको देकर के जाता है 2 नंबर। मुहावरा और लोकोक्ति इससे आसान कुछ नहीं होता है। 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब आप सब कक्षा 12 में हो, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो। अब आपको जैसे कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करिए। तो इसका वाक्य प्रयोग करना है। अब इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वें में 2 क्वेश्चन ये हैं आपके। एक क्वेश्चन है कामे और खामे। अब 10वां क्वेश्चन आता है संधि से। संधि से आता है और यह भी आपको देके जाता है 3 नंबर। मैंने आपको बताया कि अब तो संधि का जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन में आएगा। संधि आपको पढ़नी कौन सी जिसका ज्यादा क्वेश्चन आता है? सबसे पहले पढ़िए यण संधि, दूसरा पढ़ लीजिए दीर्घ संधि, तीसरा पढ़ लीजिए गुण संधि। ठीक है ना। और चौथे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए व्यंजन संधि में। ठीक है ना। चलिए ठीक है। अगर व्यंजन नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और 10वें के खा में क्या पूछा जाता है, इन सब की परिभाषा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। 10वें के खा में आपसे पूछा जाता है शब्द रूप। शब्द रूप ये भी आपको देके जाता है 2 नंबर। और इस बार आप इससे आसान कुछ नहीं है। पहला आत्मन याद कर लीजिए, आत्मन, दूसरा नामन, बस ये 2 याद करना है। आत्मन का याद कर लीजिए और नामन का याद कर लीजिए। इसी से पूछा जाएगा और 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं कि इधर का आपने नोट कर लिया होगा।
अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में, अगले आगे कुछ और आपको बताते हैं। आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक जरूर होगी, उस विद्या क्वेश्चन बैंक से आपको हमारी इस वीडियो से टैली करके जितना हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, विद्या में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ना जिसमें आपका काम हो जाए। काम होने का मतलब यह है कि तैयारी अच्छी रहेगी तो 90% आएगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। फिर 11वां का 11वें का में जो क्वेश्चन आता है उसमें युग्म का आता है, सही युग्म। सही युग्म ये आपको आप 10वें के इसमें ये भी आपको 2 नंबर देके जाता है। अब इसका मतलब आप समझ लो ये है क्या, जैसे अनल लिख दिया और अनिल लिख दिया, इसके 4 ऑप्शन लिख देगा, सही ऑप्शन क्या है। तो जैसे ये है हवा और आग हो गई, इसका सही क्या होगा, हवा और आग। इसी तरह एक युग्म दे देगा, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑप्शन देगा, उसमें से जो सही ऑप्शन है, और ऐसे आसान शब्द देता है कि जिसको आप देख करके जान जाओ कि हाँ इसका ये सही उत्तर है। ठीक है ना। 11वां के खा में जो क्वेश्चन आता है वो कोई एक शब्द दे देता है, एक शब्द, और उसका अर्थ लिखना होता है। यह भी आपको देके जाता है 2 नंबर। और सबसे अच्छी बात इसमें भी ऑप्शन होता है, ऑप्शन इसमें भी होता है। जैसे कह दिया फल का अर्थ है, फल का अर्थ है, इसका ऑप्शन दे देगा परिणाम, इसका ऑप्शन दे देगा फल ना। तो इसमें 4 ऑप्शन में आपको एक सही ऑप्शन चुनना होगा, इससे आसान कुछ मिलता नहीं है, आप जान लीजिए। फिर बारी आती 12वें क्वेश्चन की, 12वें के का में। अब 12वें के का, खा और गा, ये जो क्वेश्चन है ये व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। देखिए अब व्याकरण से रिलेटेड कैसे होंगे उसको आप समझ लीजिए। व्याकरण में आता है रस, व्याकरण में आता है छंद, व्याकरण में आता है अलंकार। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। रस में आपको पढ़ना है श्रृंगार, वीर, हास्य। छंद में आपको पढ़ना है सोरठा, रोला और कुंडलियां। अलंकार में पढ़ना है आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इतना आपको पढ़ना है। तो ऊपर के अगर 3 आप पढ़ लेते हैं तब भी आपका पूरा काम 110% हो जाएगा। मैं ये आपको बता रहा हूं। छैयो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि 9th और 10th की चीजें हैं साथियों। इसको तो आपने क्योंकि 12 का बच्चा है तो ये इसको तो बिल्कुल तैयार ही कर सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया। ठीक है ना। तो अब ये आपका क्वेश्चन पहुंच गया है 12 नंबर पे। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक क्वेश्चन बचा है पत्र का और एक क्वेश्चन बचा है निबंध का। तो अब देख लेते हैं पत्र और निबंध के क्वेश्चन। पत्र आपको कौन सा लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है सबसे पहला प्रकार नगर निगम के लिए। नगर निगम के लिए, नगर निगम के लिए कैसे लिखना है। आपके शहर में, आपके कस्बे में बहुत गंदगी है, वहां साफ सफाई नहीं होती है और उसकी साफ सफाई के लिए आपको उसके संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। दूसरा, बैंक से ऋण के लिए। तीसरा,
पहला हो गया नगर निगम के लिए, दूसरा हो गया बैंक से ऋण के लिए, और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हो गया विद्यालय में संलग्न के लिए, मतलब ज्वाइन करने के लिए। आपको नौकरी मिल गई है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखना है। उसका सबका तरीका वही होता है, मैं प्रारूप का आपको बता दे रहा हूं कि आपको कैसे लिखना है। सेवा में, अब अगर हमको नगर निगम के अध्यक्ष को लिखना है तो नगर पालिका परिषद भरवारी कौशाम्बी, ठीक है ना। अब यहां लिखना है विषय, किस विषय पर लिखना चाह रहे हो, तो नगर में साफ सफाई के लिए। आपके क्वेश्चन बैंक में भी तमाम प्रारूप दिए गए होंगे, उसको भी देख लीजिएगा। अब यहां लिखना है आपको महोदय या महोदया, मेल और फीमेल के हिसाब से आपको लिखना है। अब आपको सभी ने यहां से शुरू करना है। सभी ने निवेदन है कि हमारे कस्बे में सफाई ना होने के कारण बहुत सारी गंदगी है, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, जिससे नई नई बीमारियों के पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है और एक महामारी फैल सकती है। इसलिए हम आपका ध्यान इधर आकृष्ट करना चाह रहे हैं और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बड़ी बीमारी फैलने की आशंका है। इसलिए महोदय से प्रार्थना है कि इस पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। यहां पर आपको नीचे लिखना है दिनांक, उसके नीचे लिखना है धन्यवाद और इधर लिखना है प्रार्थी, अपना आप नाम लिख दें। ये पत्र का प्रारूप होता है। और जो 14वां क्वेश्चन आता है वो आता है निबंध के। 14वां क्वेश्चन आता है निबंध से रिलेटेड। तो निबंध कौन कौन से आपको तैयार करने में आपको लिख देता हूं, उसको आप तैयार कर लें। ध्यान रहे निबंध याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। पहला पर्यावरण। पर्यावरण का निबंध दो प्रकार से आएगा, या तो प्रदूषण समस्या या फिर वनों का रखरखाव। दूसरा भ्रष्टाचार। तीसरा बेरोजगारी। चौथा पर्यावरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कोरोना जो हमारा और आपका सबका दुश्मन है। पांचवा पर्यावरण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, कोरोना वायरस पर हो गया। इसके लिए टीके पर भी आ सकता है, ठीक है ना। कोरोना बीमारी के बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में जानते ही हैं। पर्यावरण में प्रदूषण और समस्या लिखना है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, कोरोना हो गया। एक विज्ञान पर आ सकता है, विज्ञान, चमत्कार या अभिशाप। इसका 2-3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, मोबाइल चमत्कार या अभिशाप, टीवी चमत्कार या अभिशाप, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका निबंध। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि हमने पहले क्वेश्चन से लेकर 14वें क्वेश्चन तक का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी परीक्षा में आपका काफी सहयोग करेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको मैंने ये सिर्फ रास्ता बताया है, चलना आपको है। आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है, आपके पास हिंदी की किताब है। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा भी था, इसलिए हमने उचित समझ करके ये वीडियो बनाया है। अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका आपको व्याख्या मिलेगा, जैसे रस, छंद, अलंकार की परिभाषा मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको प्रत्यय, समास, ये सारी चीजें इस बार नहीं पढ़नी है। तो ये पूरा वीडियो है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे होंगे और आपका सहयोग करने में सफल रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा
तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आप इसे बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और आप सबको आने वाली आपकी 24 मार्च की हिंदी की परीक्षा के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की आप सब पर कृपा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।